देखिए, हमने तो कहा नहीं कि आप हमको पाक साफ माने। जी। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि मैं जुर्म का पार्ट हूँ। और दूसरी बात यह है कि जिंदगी में पाक साफ होना भी नहीं चाहिए। हम कोई दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में नेता हमेशा दबंग होना चाहिए। और अगर हम पाक साफ होते तो आपके पहले इंटरव्यू के बाद लोग हमें चौराहे पे मार देते। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स एंड मास्टर्स और मैं हूं अर्पित श्रीवास्तव। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आप फिर से हमारे पॉडकास्ट में आए। पिछले एपिसोड को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। बहुतों ने आपके वन लाइनर्स को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस भी उठे। तो आज के इस एपिसोड में हम उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और कुछ नए बिंदुओं पे भी बात करेंगे। पिछली बार आपने सारा ठीकरा ब्यूरोक्रेसी पे फोड़ दिया और नेताओं को दे दी क्लीन चिट। आपसे बातचीत होती है, आपका इंक्लिनेशन भी कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ दिखता। तो क्या ये माना जाए कि ये बायसनेस आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशन की वजह से? देखिए, पॉलिटिकल एस्पिरेशन और पॉलिटिक्स को आप क्या समझते हैं, पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो सभी की होती है, लेकिन पॉलिटिक्स सबको जगह देगी ये पॉसिबल तो है नहीं। हमारे जैसे दीवाने को कौन टिकट देगा? तो एस्पिरेशन होने की बात अलग है और हकीकत में उतारना उसको बहुत ही अलग काम। जहां तक आपने ये बात कही कि हमने नेताओं को क्लीन चिट दी, तो हम नेताओं को क्लीन चिट देने वाले होते कौन है? हु एम आई? मैं कोई ईडी नहीं हूं, मैं कोई सीबीआई नहीं हूं, मैं कोई एजेंसी नहीं हूं जो क्लीन चिट दूंगा। मेरा तो यह मानना है कि अगर आप एकेटीओ का ही एग्जाम्पल दें, तो मैं तो ये सिर्फ चाहता हूं कि जो सही है वो तो हो ना। अगर जो आदमी सही करने की कोशिश कर रहा है उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। अभी एक जज साहब हैं जिन्होंने अडानी के खिलाफ फैसला दिया, उनका ट्रांसफर हो गया। तो क्या आप बताइए, क्या ट्रांसफर उनका होना चाहिए? नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, हम अभी इस मुद्दे पे हैं कि लास्ट टाइम आपने ब्यूरोक्रेसी और नेताओं को कंपेयर किया और आपने कहा कि नेता तो सिर्फ पंचिंग बैग्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली खेल तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। तो यहां पर एक बायसनेस दिख रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फैक्ट्स हैं, वो कम शब्दों में कैसे आप बताएंगे? अब हम बात बिल्कुल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे जी, एज पर लॉ करेंगे। जी, अगर कोई मुकदमा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता है जिसमें सरकार पार्टी होती है, उस पार्टी में अगर स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, कंसर्न मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि कानून की निगाह में चीफ सेक्रेटरी एंड कंसर्न सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज द स्टेट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये हमारे लॉ में लिखा है। ट्रू। तो मैं तो लॉफुली बात कर रहा हूं, इसलिए किसी भी सिस्टम के ऊपर ब्लेम करना नेता के ऊपर अनलॉफुल है, क्योंकि नेता के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो चेक साइन करे। और आप जो ये कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आपका और जनता का बायसनेस इसलिए ब्यूरोक्रेट के प्रति है क्योंकि वो साला चेक साइन करके देता है। मेरे हिसाब से अगर इसको चेंज करना है और अफसरों की असली औकात दिखानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक चेंज करना चाहिए कि चेक साइनिंग अथॉरिटी नेता के पास होनी चाहिए, ना कि ब्यूरोक्रेट के पास। क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है वो ज्ञान तो बहुत बांट रहा है और चेक साइन कर रहा है, और जनता में जितना आपको ऑरा दिखाई देता है, जितना आपको दिखाई देता है कि लोग आपसे कहते हैं कि आप तो भगवान हैं साहब,
फर्जी लोग आते हैं, कहते हैं कि साहब आप तो पहले कलेक्टर हैं साहब अंग्रेजों के जमाने के बाद। कोई नेता को तो ये नहीं कहता कि आप वो नेता हैं साहब अंग्रेजों के बाद के। हम तो आज जो पुराने नेता हैं उनको गालियां दे रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट को क्यों कहते हैं कि जो है आप अंग्रेजों के बाद अगर कोई अफसर आया है तो आप आए। हमसे भी लोगों ने कहा। तो वो इसलिए है, समाज का बायसनेस जो है वो फेवरेबल अफसरों के प्रति इसलिए है क्योंकि वो चेक साइन करता है। सेकंड पॉइंट, अगर समाज में कोई गलत हो रहा है तो उसकी चेक करने की अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट की है, अफसर की है, एजेंसी की है। नेता किसी एजेंसी को हेड नहीं करता। अगर 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर खर्च आ रही है, लोग खर्च कर रहे हैं, तो यह पूछना किसका काम है? इसके लिए डिपार्टमेंट कौन सा बना है? इनकम टैक्स बना हुआ है। इनकम टैक्स क्या करता है? आपसे कहता है कि आपने ये फोन क्यों खरीदा है। अरे तुम्हें 2.5 करोड़ की वहां पे लैंड क्रूजर नहीं दिखाई दे रही है? और एक नहीं 35 लैंड क्रूजर हैं। उनसे क्यों नहीं पूछते हो जाके कि ये पैसा कहां से आया? ये नेता से पूछने का काम किसका है? आप बताइए। ठीक बात। किसने रोका है? आप बताइए। कोई अफसर ऑन कैमरा कह सकता है कि ये हमको रोका गया है? तो सर यहाँ पे एक चीज एस्टेब्लिश होती है, हाँ, कि किसी भी पार्टी या किसी भी नेता या किसी भी सरकार को आप डायरेक्ट फिर ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी ऐसे चेंज के लिए जो आप चाह रहे हैं या ऐसी चीज के लिए जो आप नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नेता, सरकार ये इतनी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है चीजों को। ये ब्यूरोक्रेसी की इंक्लिनेशन है, ये उनका डिसीजन है कि चीजें क्या होंगी। तो इसका मतलब सरकार को और नेताओं को ब्लेम नहीं करना है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि वेयर इज सरकार? हमें तो नहीं लगता। करीब 2010 के बाद देयर इज नो सरकार, देयर इज ओनली पीआर। नहीं, ये तो सर वन लाइनर्स हो गए। अब आप आइए कि देखिए नेता क्या कर सकता है। वो पॉलिसी बना सकता है, वो एक्ट पास कर सकता है। आप देखिए, आपको पहले लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पब्लिक को भी ये जानना पड़ेगा। लेजिस्लेटिव पावर नेता की है। लेजिस्लेटिव का मतलब यह है कि वो कानून बना सकता है, कानून के रूल्स बना सकता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किसके हाथ में है? एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। इसीलिए उसको एग्जीक्यूटिव कहा गया है। जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि 4 पिलर हैं: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया और लेजिस्लेटिव। तो नेता जो है, नेता पार्ट है लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव में क्या है? पार्लियामेंट है। वो एक्ट बना सकती है, एक्ट बना सकती है, लेकिन उसका पालन कौन कराएगा? पालन तो ब्यूरोक्रेट कराएगा। और अगर उस एक्ट का पालन ठीक से नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेता तो जिम्मेदार है नहीं। जो एग्जीक्यूशन कर रहा है वो जिम्मेदार है। जो एग्जीक्यूशन कर रहा है वही तो जिम्मेदार होगा ना। बस यहां पे एक विरोधाभास ये शुरू हो गया है पिछले कुछ सालों में कि सरकारों के प्रिय अफसर हो रहे हैं और सरकारें नियम बदल दे रही हैं अपने अफसरों के लिए। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में सरकार की या कंसर्न्ड इंडिविजुअल की मदद कर रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी को आप एज एन इंस्ट्रूमेंट मान रहे हैं जिसको चला कोई और रहा है, या उनकी अपनी इंक्लिनेशन ही ऐसी है? क्या वजह, मेन वजह आप किसको मानते हैं? देखिए, फिर आप इसमें ऑब्जेक्टिव में आइए। जब आप नौकरी में आते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है
कि जब हम रिटायर हों तब हमको रिटायरमेंट के बाद जो है सिक्किम का गवर्नर बनाया जाए, या हमको फलाना रिटायरमेंट के बाद कहीं मेंबर बना दिया जाए, चेयरमैन बना दिया जाए। तो आप अपने नौकरी भर आप इस उसमें रहते हैं कि आप नेताओं को खुश करें। आपका काम नेता को खुश करना या नाराज करना है ही नहीं, आपका काम है एग्जीक्यूशन। तो आप एग्जीक्यूशन ठीक से कर नहीं रहे हैं, और एग्जीक्यूशन करने में आप किसी एक पॉलिटिकल पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी को मदद कर रहे हैं। नहीं तो क्या उनके लिए संभव है कि वो उनके अगेंस्ट जा सकें? किनके अगेंस्ट? ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या ये संभव है कि नेता जो उनके ऊपर हैं या सरकार उनके अगेंस्ट वो जा सकें, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें? जब सरकार गिरती है तो क्यों नहीं जाते हैं? कितनों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अभी एक नेता ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि एक अफसर की इनकमिंग तो 35 साल होती है और आउटगोइंग 0 होती है, और नेता की जो है वो तो इनकमिंग 5 साल की होती है और आउटगोइंग 5 साल में के बाद हो जाती है, क्योंकि उसको चुनाव में पैसा खर्च करना पड़ता है। इस बात को समझना होगा कि नेता का रोल और ब्यूरोक्रेट का रोल अलग अलग है। नेता, आप बताइए कोई नेता लेजिस्लेशन करने में कोताही बरत रहा हो तो हम उस पर क्वेश्चन करें। हम क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते हैं कि पार्लियामेंट ठीक से नहीं चल रही है, क्योंकि नेता का काम पार्लियामेंट चलाना है। हम अफसर पे क्वेश्चन इसलिए नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेट पे क्वेश्चन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो आपकी चेक पे साइन करके देता है। आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है? और कितने आम आदमियों को मालूम है कि चेक पे साइन कौन करता है? कितनी बार कितने आईएएस से उनकी मुलाकात होती है, कितने नाम वो जानते होंगे कि इस डिपार्टमेंट का प्रमुख सचिव कौन है, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी को जानते होंगे, वो 10 और नाम जानते होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि आम आदमी को इस बात से फर्क पड़ता है कि चेक पे साइन कौन कर रहा है। डीएम अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि पब्लिक से इंटरेक्शन शायद ही किसी सिविल सर्वेंट का होता है। अगर उनके आसपास के लोगों को छोड़ दिया जाए, जो वेंडर वहां काम करते हैं या जो डिपार्टमेंट के लोग, कितने लोगों से उनका मतलब आमना सामना होता है, राबता कितने लोगों से होता है? तो किसी को पता नहीं है कि चेक पे साइन कौन कर रहा है। तो इस वजह से ऐसा पर्सपेक्टिव बनना मुझे थोड़ा सा जो है नावाजिब लगता है। अच्छा, चलिए पैसे वो अलग छोड़ देते हैं जी। ये जो SIR है, इसमें आपके घर में कौन आता है? सरकारी आदमी आता है, प्राइवेट आदमी आता है? सरकारी आदमी आता है। सरकारी आदमी आता है ना। तो सबसे पहले तो आप ब्यूरोक्रेट समझते किसको हैं? जो BLO आ रहा है वो भी तो ब्यूरोक्रेट है। तो आप ये कह ही नहीं सकते आम आदमी। अब तो आम आदमी को सबसे ज्यादा तंग जो है ब्यूरोक्रेट ही करता है या सिस्टम करता है। तो ये कहना कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वही बात आ जाती है कि आप मान लीजिए सर का डिसीजन हुआ, गलत सही जो भी हुआ, उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हालांकि ये भी नहीं पता चल रहा है कि सर का एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर किसने दिया है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि RTI में पूछा गया कि मुझे वो फाइल दो जिस पे ये डिसीजन लिया गया कि SIR होगा। अब आइए आप SIR के एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन करना किसका काम था आपके हिसाब से बताइए, या जनता के हिसाब से आप बताइए किसका काम था? ब्यूरोक्रेसी का काम था? सरकारी तंत्र का? सरकारी तंत्र का काम था। कितने BLO मरे? उन 20 BLO की मौत का जिम्मेदार कौन है? और जो पब्लिक को इनकन्वीनियंस कॉज हुई उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछता हूँ, कौन है? ब्यूरोक्रेसी है। अगर किसी और देश में हुआ होता तो अभी तक मुकदमा हो गया होता और इन लोग को सजा हो गई होती। इसलिए नेता को ब्लेम करना हर एक चीज के लिए ठीक नहीं है। ठीक बात। भाई नेता अपना कानून बना रहा है, कानून बनाने में वो कोताही करे तो उसको हम कहें। नेता अगर कह दे कि हाँ हम कानून बना रहे हैं राइट टू करप्शन का, कि अब जो है हिंदुस्तान में करप्शन लीगलाइज किया जाता है, तो हम नेता को कहें?
ऐसा तो कानून अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। तो जब कानून नहीं है तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? और एग्जीक्यूशन ऐसे हो रहा है जैसे राइट टू करप्शन चल रहा है यहाँ पे। सर, आप राइट टू करप्शन को यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आप भी 20 साल उसी का पार्ट रहे, हाँ रहे। और अब आप बाहर निकल आए हैं तो उसी ब्यूरोक्रेसी को आप ब्लेम कर रहे हैं। हम्म। आपको पाक साफ कैसे माना जाए? और अगर आपको पाक साफ नहीं माना जा सकता सर, तो आपकी बात की क्रेडिबिलिटी कैसे लीजिए? देखिए, हमने तो कहा नहीं कि आप हमको पाक साफ माने। जी। हमने तो कहा ही आपसे कि मैंने अपने जुर्म की जिंदगी की शुरुआत संडीला से की, हरदोई से। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि मैं जुर्म का पार्ट हूं। और दूसरी बात यह है कि जिंदगी में पाक साफ होना भी नहीं चाहिए। हम कोई दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं। जिंदगी में नेता हमेशा दबंग होना चाहिए। और अगर हम पाक साफ होते तो आपके पहले इंटरव्यू के बाद लोग हमें चौराहे पे मार देते। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा होना बहुत जरूरी है। और आप बात कर रहे हैं उस ब्यूरोक्रेसी की, जिस ब्यूरोक्रेसी में मुझे हर 3-4 दिन बाद लोग कहते थे कि हम तुम्हें देख लेंगे। ब्यूरोक्रेसी के लोग ही कहते थे। अगर हम वो ना होते जो हम हैं, तो अभी आपके सामने बैठ के ना इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। नहीं, आपके इंटरनल क्लैशेस की बात एक अलग है सर। मैं हाँ। पूछना चाह रहा हूँ, आप करप्शन की बात कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में रहते हुए करप्शन को आपने भी ऑब्जर्व किया, मजबूरीवश किया, सिस्टम ने आपसे कराया, या आप भी ऐसा करना चाहते थे? शुरुआती दौर में नौकरी के 5 साल हम करप्शन खत्म करना चाहते थे। फिर हमें ये लगा कि ये खत्म तो हो नहीं पाएगा, तो अब इसको कम कैसे किया जाए। तो अगले 5-7 साल हमने जो है उसको कम करने की कोशिश की। फिर आखिरी के सालों में हमने ये इस बात पे ध्यान दिया कि करप्शन का पैसा उसे मिले जिसे सबसे ज्यादा जरूरत हो, जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी। और देखिए, करप्शन की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। फिर मैं अपने गुरु के यहाँ जाऊंगा जहाँ जुर्म की जिंदगी की शुरुआत मैंने की थी, संडीला में। वहाँ एक सीओ थे, आरपी सिंह। तो मैं तो नया नया लड़का था, बहुत जुनून था सब बदलने का एक साथ, कि सारे घर के बल्ब एक साथ बदल देंगे। वो उम्र में हमसे बहुत बड़े थे, हमारे पिताजी के उम्र से भी थोड़ा सा बड़े ही होंगे, क्योंकि उनकी शायद आखिरी पोस्टिंग होगी, मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब, देखिए ऐसा है कि ये जो अपनी फौज है ना, इसको बहुत गरीब भी नहीं बनाना है आपको। तो मैंने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपको लगता है कि करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर ये करप्शन खत्म कर देंगे तो ये जो संडीला कोतवाली के इंस्पेक्टर हैं मिस्टर त्रिपाठी, इनकी जो ये जीप है ना, ये करप्शन के डीजल से चल रही है। इस कोतवाली में कोई ऐसा हेड नहीं है कि 5 पैसे का कागज भी आ जाए। तो आपको ना सिस्टम को समझना पड़ेगा और इतना अकोमोडेट करना पड़ेगा कि सिस्टम जैसे आप चलाना चाहते हैं वो चल सके। तो बहुत ऐसा नहीं है कि लोग करप्शन सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उनको खुद को पैसा कमाना है। ऐसे ही आपको शायद ना मालूम हो, अब तो खैर अब तो शायद उसके लिए एक अकाउंट खुल गया है। पहले ये होता था कि नेता लोग जब आते थे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, जब वो गेस्ट हाउस में आते थे तो उनके लिए खाना पीना, चाय नाश्ता का पैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट उठाता था। हम तो नौकरी में नए नए गए थे, हमें क्या मालूम। तो फिर ये पता चला कि लेखपाल लोग पैसा आपस में जमा करते हैं, फिर ये जो कानूनगो हैं ये
पैसा इकट्ठा करके जब नेता लोग संडीला गेस्ट हाउस में आते हैं तो उनके लिए जो चाय नाश्ता होता है वो उसी पैसे से होता है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है। दूसरी बात ये है कि करप्शन, आप देखिए, हम तो बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, हमको लड़ना होगा, हम वीसी से लड़ेंगे। और अगर वीसी से हम लड़े, उसने हमसे कहा कि आप तो बेकार ज्ञान मार्ग के आदमी हैं, हम तो भक्ति मार्ग के आदमी हैं, और मैंने उस हार स्वीकार की। मैं हारा हूं और वो जीता है। लेकिन आप, ज्यादातर लोग सिस्टम, अगर हम बंद कर दें, हम लेखपाल को कह दें कि तुम पैसा ना लो, तो क्या होगा? वो नेता लोग आएंगे, उनको चाय पानी मिलेगा नहीं, तो एक और हंगामा शुरू हो जाएगा। सर, इस तरह के हंगामे, इस तरह की वजहें तो सब ढूंढ लेते हैं हम्म। और सब अपनी अपनी वजहों को बहुत वैलिड बताते हैं। सिस्टम चरखा चलते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो ऐसे तो फिर कभी कुछ भी खत्म नहीं होगा, कभी कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा। अभी तो नहीं लगता इम्प्रूव हो। नहीं, तो वही कह रहा हूँ। और प्रश्न का उत्तर भी थोड़ा सा रह गया यहाँ पर कि जिस सिस्टम को आप ब्लेम करते हैं, 20 साल आप उसके साथ जुड़े रहे और करप्शन की आप बात करते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? भाई, हम भी उस जुर्म का पार्ट थे, मजबूरी वश थे, हमने डिसीजन लिया, हम बाहर आ गए। लेकिन बाहर आने के बाद क्या किसी ने सोचा कि हमारा घर कैसे चल रहा हो? देखिए, बातें लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। ये आपके लाइक से ना किसी का घर नहीं चलता है। डिसीजन लेके उसके ऊपर अमल करना। आप ये बताइए कि आज की तारीख में ज्यादातर हमारे जो समकक्ष लोग हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे विदेश में नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या ये अन्याय नहीं है? सर, ये तो डिसीजन आपका था। डिसीजन हमारा नहीं था, तो वो क्या असली पैसे से पढ़ रहे हैं? नहीं, असली पैसे मतलब आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि एक ब्यूरोक्रेट की तनख्वाह अगर हाईएस्ट लेवल पे है तो 36 लाख है। तो क्यों, कैसे पढ़ रहे हैं? उनके दो दो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब 2 करोड़ रुपए सालाना वो कहां से खर्च कर रहे हैं? नहीं है। अगर मान लीजिए करप्शन हटा दिया जाए, हाँ हाँ। अगर मान लीजिए सारा सिस्टम सही कर दिया जाए, उनके बच्चे विदेश में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके भी नहीं पढ़ेंगे। तो आपको दिक्कत इस बात से है कि आपके बच्चे विदेश में नहीं पढ़ रहे, कि आपको दिक्कत इस बात से कि आपके नहीं पढ़ रहे लेकिन उनके पढ़ रहे हैं? बिल्कुल दिक्कत इस बात से है। हम तो जस्टिस की बात कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे उनकी मेहनत के पैसे से पढ़ रहे हैं तो पढ़ें। विदेश में क्या मार्स में पढ़े जाके? हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई, आप जस्टिस की बात करिए ना। जस्टिस हैज टू बी सर्व्ड। और आप नेता को ब्लेम करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो विदेश में। तो आप सर एक आईएएस रहे हैं। हाँ हाँ। और मुझे लगता है कि पावर की बात करें तो शायद दैट्स अ पीक। एक्सपोजर की बात करें, कनेक्शंस की बात करें, और आप कह रहे हैं आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, कह रहे हैं। तरीका क्या है फिर? एक आम आदमी के लिए तो ये मतलब बहुत निराशाजनक है कि अब बात खत्म। देखिए, बात खत्म नहीं है। फिर वही लौटता हूं मैं जुर्म की जिंदगी की तरफ। साल 2000 सरकार एक बनी थी भाजपा की, जिसमें एक श्री आरपी गुप्ता साहब चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे बहुत कम समय के लिए। और हरदोई के कद्दावर नेता श्री नरेश अग्रवाल उस समय सरकार के समर्थन में थे। उस जमाने में कुछ ऐसा था कि नरेश अग्रवाल जी जो कहते थे वही हरदोई में होता था। और उस जमाने में एक एसएसपी साहब थे जिनका नाम महेश्वरी था, नाम पूरा तो नहीं याद है। वो वही करते थे जो उनसे नेता कहा करते थे। मतलब इतने उल्टे सीधे फैसले वो किया करते थे कि बिल्कुल हास्यास्पद रहता था। और पूरे हरदोई में ये चर्चा थी कि वो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हैं नरेश अग्रवाल जी को। और लगता था कि ये सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा, पुलिस वाला। और अब इस तरफ बढ़ रहा है कि किसी आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कायनात है ना, ये भी एक बहुत अजीब चीज है। एक दिन
भाजपा के विधायक थे, शायद गंगा सिंह चौहान नाम था उनका। उनके घर में चोरी डकैती हो जाती है और उनकी वाइफ का मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद सारी जनता सड़क पे आ जाती है। जनता सड़क पे आ जाती है तो फिर बहुत बवाल हो जाता है। सब लोग सड़क पे आ गए। डीएम साहब का फोन आता है हमारे पास। हम सोचते हैं कि हम तो उस हमारा तो वो एरिया भी नहीं है जहाँ पे वो सदर में हो रहा है वो काम, जो बिल्कुल एक रॉयड टाइप की सिचुएशन बनी हुई। तो जनता की सिर्फ एक मांग थी कि हम जो है एसएसपी महेश्वरी को नहीं छोड़ेंगे। वो जनता मार्च कर रही थी एसएसपी आवास की तरफ। तो हम थे और एक शैलेंद्र कुमार सिंह थे। तो किसी तरह जनता को समझाया गया और बिल्कुल विद इन सेकेंड्स उन महेश्वरी साहब का ट्रांसफर हुआ और उनको किसी तरह हम लोग ने बचते बचाते हरदोई से बाहर किया। तो मेरे कहने का ये मतलब है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जनता जब चाह लेगी तब अपने आप राह निकलेगी। अभी जनता नहीं चाह रही है तो ये हताश होने की बात नहीं है, ये जनता के जागने की बात है। अभी जनता की क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे आप कहते हैं कि नौकरी क्यों छोड़ी, नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा था। सोचने का टाइम क्या मिलेगा। और अगर हम इंटेलिजेंट हैं तो क्या जरूरी ये है कि हम अपनी जिंदगी बर्बाद करें? भाई जिंदगी एक मिली है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और दूसरी बात यह है कि नौकरी में हमारे रहने से फायदा क्या है, क्योंकि सरकार कहती है कि हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं तो राकेश वर्मा की जरूरत क्या है? हम तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो जब सरकार कह रही है कि हमारे पास तो सब अच्छा है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप बहुत अच्छा है साहब। आपकी अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमको क्यों रखे हो? हम कहीं और प्रॉब्लम ढूंढेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि हमारा काम यह है कि हम पढ़ लिख के क्रिटिकल थिंकिंग करके प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसीलिए नौकरी में आए थे। इसलिए थोड़ी ना आए थे कि हम जो है सोचना छोड़ दें, खाना छोड़ दें, सिर्फ एक स्लेव बन के रह जाएं। तो ये तो गुलामी है। जिसको गुलामी पसंद है वो करता है, जो गुलामी पसंद नहीं होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक बात। और हम अकेले तो है नहीं आज की तारीख में। ठीक बात। तो सर, पिछली बार एक प्रश्न आपसे पूछा था हम लोगों ने, लेकिन जवाब उसका गोल गोल होके खत्म हो गया कि आखिर आपने आईएएस की नौकरी छोड़ी क्यों। और ये डिसीजन किसी एक दिन में तो हो नहीं जाता है। तो आखिर बात कैसे बढ़ी, कहां तक पहुंची और फिर आपने नौकरी छोड़ दी? कौन कमबख्त नौकरी छोड़ने के लिए ज्वाइन करता है? मैंने तो नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं जीना चाहता था। देखिए, ऐसा है कि 1997 से मैंने ये जुर्म की जिंदगी की शुरुआत की। तो उसके बाद आपको दो चार चीजें समझनी चाहिए कि आदमी ये नौकरी क्यों ज्वाइन करता है, क्या ऑब्जेक्टिव हैं उसके पास। और सेकेंडली ये है कि आपने जैसा कहा कि कोई भी शख्स हो वो, और इतनी मैच्योरिटी वाला शख्स हो जो ये नौकरी कर रहा हो, वो ये डिसीजन एक मिनट में, एक पल में नहीं लेता है। ये आपकी नौकरी के टाइम पे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि हाँ, अब हमें ये नौकरी रास नहीं आ रही है। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। पहले दो चार वाक्य से शुरू करेंगे जी। फिर ऑब्जेक्टिव के ऊपर आएंगे कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था इस नौकरी में आने का, क्योंकि हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है। तो पहला वाक्य जिसने हमारे दिल पे घाव किया वो आपको बताते हैं।
सन 2017 भाजपा की सरकार करीब 13 साल बाद बनी, इंडिपेंडेंट। हमको बुलाया गया किसी ऊपर पोजीशन पे और पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पोस्टिंग चाहिए, आपके बारे में सुना है, आप जो चाहें वो पोस्टिंग बताएं, 3 ऑप्शन हमें दें तो हम आपका उसमें से कर दें। तो हमने कहा कि हमारा जो है वो एजुकेशन में इंटरेस्ट है, जी। हमको आप एजुकेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट है ऑफिसर लेवल पे वो है रजिस्ट्रार। तो या तो आप हमें बना दें केजीएमसी का रजिस्ट्रार, या आप बना दें लखनऊ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार, या आप बना दें एकेटीयू का रजिस्ट्रार। उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हैं, आप जो चाहे आप सेक्रेटरी एलडीए हो जाइए। हमने कहा नहीं, वो हमारा हम नहीं होना चाहते, हम कुछ एजुकेशन की लाइन में करना चाहते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए करना चाहते हैं। खैर ये बात हुई और 24 घंटे के अंदर अगले दिन रात के 9 बजे हमने टीवी पे देखा कि उस पे लाइन चल रही थी, बहुत लोग का की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई थी। उसमें एक हमारा नाम भी आया, राकेश वर्मा, जी। रजिस्ट्रार एकेटीयू बनाए गए। अच्छा। तो मैं पहुंचा साहब एकेटीयू में। तो एकेटीयू में पहुंचने के बाद मुझसे अनजाने में 2 गलतियां हो गई। पहली गलती तो ये हुई कि वहां पे एक अब्दुल कलाम सेंटर बन रहा था। तो अब्दुल कलाम सेंटर बन रहा था तो क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का पहली विजिट थी 2017 में, भाजपा की 325 सीट की मेजॉरिटी के बाद, तो माननीय प्रधानमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश में आ रहे थे इतनी प्रचंड बहुमत के बाद। तो उसमें एक प्रोग्राम एकेटीयू में भी होना था। तो मैं वहाँ रजिस्ट्रार था, तो मुझे ही सारा इंतजाम सब देखना था। तो वहाँ मुझ पे ये प्रेशर बनाया गया कि ये जो निर्माण एजेंसी है वो काम पूरा नहीं कर रही है क्योंकि उसको पैसा नहीं दिया गया है। उसका पैसा बकाया है करीब 5 करोड़ रुपए, और वो ये कह रही है कि अगर पैसा मिलेगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो काम अधूरे छूट जाएंगे और हम प्रधानमंत्री को क्या दिखाएंगे। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप फाइल लेकर आइए। तो फाइल मेरे सामने आई और पता नहीं क्या मेरे हाथ में है कि मेरे हाथ से फाइल का वही पन्ना खुलता है जो गलत होता है। मैंने खुदा की कसम एक फाइल पलटी और मेरे सामने आया कि बीओक्यू खुला। उसमें एक टाइल लगनी का दाम था 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, शायद जितना मुझे याद है। तो मैंने कहा कि इतनी महंगी टाइल कौन सी हो सकती है। तो लोगों ने कहा कि ये जो टाइल है ये विदेश से आती है, दुबई से। तो हमने कहा कि हमको सैंपल पेश किया जाए। तो सैंपल उन्होंने पेश किया तो वो इंडियन कंपनी की टाइल थी, जो एयरपोर्ट पे आप कारपेट टाइल जिसे कहते हैं वो थी। तो उसका दाम मैंने फ़ोन करके पता किया तो वो मुश्किल से 400 या 500 रुपये स्क्वायर फीट थी। और जो यहाँ के डीलर थे उन्होंने कहा साहब आपको चाहिए होगी तो इसमें और कुछ डिस्काउंट कर देंगे। तो मैंने कहा कि ये जो 500 रुपये की चीज़ है इसको तुमको सरकार में काम करवाना था, डबल कर लेते, ट्रिपल कर लेते, 10 गुना 20 गुना करने की क्या ज़रूरत है, इतनी चोरी ना करो ना। और फिर मैंने ये देखा कि ये जो एस्टिमेट है ये बनाया किसने है। तो एस्टिमेट बनाने वाले जो लोग थे वो आर्किटेक्चर कॉलेज
लखनऊ की प्रिंसिपल थी और इत्तेफाक से वही जो है उन्होंने ही एस्टिमेट दिया था और वही जो है साइनिंग अथॉरिटी थी और वही जो है सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी पेमेंट की। और दूसरी बात यह है कि आपको ये जान के अचंभा होगा कि AKTU जैसी संस्था में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कहीं एस्टिमेट चेक हो। बाकी सरकारी एस्टिमेट जो बनता है वो एजेंसी बनी है, PFAD है या तमाम एजेंसी बनी है जो उस एजेंसी को चेक कर, जो वो एस्टिमेट को चेक करती हैं कि ये वाकई मार्केट रेट के आसपास है कि नहीं है। क्योंकि PWD एक शेड्यूल जारी करता है कि जिसमें रेट लिखे होते हैं और रेट के अलावा जो चीज होती है उसको वो मार्केट से टैली Verify करता है, करता है। वेरीफाई करता है। तो वो हमने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल ही डकैती डाल रहे हो आप लोग। आपने उस वेंडर से बात की? वेंडर से नहीं, हम तो निर्माण निगम के AE से बात कर रहे हैं, हम तो निर्माण निगम के एक्सियन से बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर रहे ठीक हैं बात। और साथ में VC साहब भी हैं। अच्छा। और इसी तरह चीजें चलती गई। दूसरा यह है कि दूसरी गलती हमसे ये हुई कि नहीं तो इसमें गलती क्या थी सर? गलती ये थी कि वो जो हमको वो चोरी पकड़नी नहीं चाहिए थी। अच्छा, ये आपको महसूस होता है कि ये गलती थी? ये सिस्टम चाहता था कि हम वो गलती ना पकड़ें, या सिस्टम चाहता है कि इतने बेवकूफ अफसर हों जो ये जाने ही ना कि BOQ क्या होता है या रेट कैसे चेक किया जाता है। वो तो बस फाइल आए और साइन करें और आगे बढ़ जाए। दूसरी गलती ये की कि हमने क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा था, देर रात तक काम होता था, तो कोई एक चीज़ हमको एक डिस्कस करनी थी। तो हमने VC साहब को फ़ोन किया, रात का करीब 8 बज रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमारे घर ही आ जाइए। अब तो हम घर आ गए। तो मैं घर गया तो उनका घर था और उनके बेडरूम में कंप्यूटर लगा था, पूरा सर्वर लगा था। मुझे पहली बार पता चला। और वहाँ पे हेड ऑफ द कंप्यूटर डिपार्टमेंट और VC साहब बैठ के उस कंप्यूटर में जो सर्वर था कुछ कर रहे थे। और उस समय UP SEE की काउंसलिंग चल रही थी। क्योंकि मैं डिजिटली बहुत साउंड आदमी हूँ, मैं टेक्निकली बहुत साउंड आदमी हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है टेक्नोलॉजी। तो मुझे पता है कि डिजिटल चोरी सबसे आसान चोरी है। तो मैंने उनसे, VC साहब से ये प्रश्न किया कि ये जो कंप्यूटर या सर्वर आप लगाए हैं ये आप अपने बेडरूम में नहीं लगा सकते। ये इसकी प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी और इसका गार्जियन सिर्फ रजिस्ट्रार है। तो आप इसको कृपया जो है शिफ्ट कीजिए और कैंपस में लगाइए, ऑफिस में। तो ये बात उनको नागवार गुजरी। खैर, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, काफी सफल कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम होने के करीब 5-6 दिन बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं वहां शायद 35 या 40 दिन ही रह पाया। और मैं शुक्रगुजार हूं उन VC साहब का। उन्होंने एक बात कही जो मैं जिंदगी भर याद रखता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए रजिस्ट्रार साहब, आप जो है ना, आप ज्ञान मार्ग के आदमी हैं। इस दुनिया में ज्ञान मार्ग का कुछ नहीं होने वाला है। अगर होगा तो हमारे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे और वो जो है वो है भक्ति मार्ग। तो उनकी बात बिल्कुल सही है।
उस समय जो AKTU के वाइस चांसलर थे, मैं नौकरी छोड़ चुका हूं। वो महाशय आज भी वाइस चांसलर हैं, आज कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अपने लड़के की शादी करते हैं तो उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं और ना जाने कितने लोग आते हैं। तो उस आदमी ने हमको ये सिखाया, जो आप कह रहे हैं ना कि नौकरी क्यों छोड़ी, उस आदमी ने हमें यह बताया कि हम ज्ञान मार्ग के आदमी हैं। हम इस भक्ति मार्ग के सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और ये जनता को तय करना है कि क्या ज्ञान मार्ग से ये देश चलेगा कि भक्ति मार्ग से चलेगा। क्या इसरो की सैटेलाइट भक्ति मार्ग से छोड़ी जाएगी, या AI पे रिसर्च जो होगा वो भक्ति मार्ग से होगा। तो ज्ञान मार्ग के लोगों की मुझे पता चला कि कोई जगह नहीं है इस सिस्टम। तो आप कहना चाहते हैं कि आप जिस तरीके से चलना चाहते थे, सिस्टम आपको उस तरीके से चलने दे नहीं रहा था, देता ही नहीं है। तो आपने छोड़ देना बेहतर समझा। अब आप दूसरी चीज पे आइए कि नौकरी में आने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। जी। देखिए, लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारा नौकरी में आने का मकसद ये था कि हमारे साथ अन्याय ना हो और हम लोगों के साथ न्याय कर सकें। सिंपल बात। अगर हम इस नौकरी में रहकर हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं हो रहा है तो हम दूसरों को इंसाफ क्या दिला पाएंगे। और मेरा मकसद ही यही था कि मैं अपने से पहले दूसरों को इंसाफ दिला पाऊं। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव आपका इस नौकरी में है क्या, आप बताइए। इस नौकरी में ऐसा तो है नहीं कि बहुत पैसा है, आपको एक इज्जत दी जाती है। और दूसरी चीज जो हम स्पष्ट कहते हैं और बहुत क्लियर कहते हैं, इस नौकरी में हम इसलिए आए थे कि इस नौकरी में ऐसी चीज थी, इस नौकरी में नीली बत्ती थी। मेरा तो साफ कहना है, बत्ती नहीं, नौकरी नहीं। क्योंकि अगर पैसा ही कमाना होता तो बहुत रास्ते थे। मैंने जिन लोगों को नकल कराई है वो अडानी में 1 करोड़ रुपए के पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। ये मकसद नीली बत्ती को आप किस चीज का सिंबल मानते हैं? नीली बत्ती को सिंबल इस बात का मानते हैं कि आप सिंबल आप किसी भी चीज का माने, हम उसको इंसाफ का सिंबल मानते हैं। अगर हम वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उस पद पे रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि आप अपने आप को आम आदमी की कैटेगरी से थोड़ा ऊपर रखना चाहते थे, इस वजह से आप नीली बत्ती चाहते थे, क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आपको मेरी जुर्म की जिंदगी के पहले जाना पड़ेगा ना, जब हम लड़के थे। आप भी देखिए, आज की तारीख में ये लड़के क्यों बनना चाहते हैं। पूरी दुनिया पागल है सिविल सर्विसेज के लिए। आप बताइए, कोई झूठ बोल रहे हैं? ये सच्चाई है कि नहीं? इस देश में जितना कारोबार कोचिंग के लोग चला रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। क्योंकि ये देश में लोग सिविल सर्विसेज के प्रति पागल हैं। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो सबसे आसान तरीका सिविल सर्विसेज है। बाकी सब रास्ते जो हैं वो इससे मुश्किल हैं। बड़ा आदमी मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ा पावर? आदमी मतलब इन्फ्लुएंस कह सकते हैं आप। देखिए, पैसा इज नथिंग। बड़ा आदमी का मतलब आप कहेंगे तो मैं तो आज की तारीख में बड़ा आदमी मानता हूं जिसने वो रैप लिखा है, वो ढोंडी वाला, क्या नाम है उसका, तो ढोंडी वाला मेरी नजर में एक बड़ा आदमी है। उसको तो सिविल सर्विसेज नहीं ज्वाइन करना पड़ा।
नहीं ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन उसमें एक टैलेंट है ना। दुनिया जिसको मानती है वो बड़ा आदमी होता है ना, आपके मानने से कुछ नहीं होता। तो आपको अगर एक मकाम पे आना है, लोगों को जगाना है, लोगों की मदद करनी है, वो बड़ा आदमी होता है, ना कि जिसके पास पैसा हो। और सिविल सर्विसेज में लोग यही कहते हैं, और छोड़ने के बाद भी लोग यही कहते हैं, जैसे आप भी ये कहते हैं कि छोड़ना नहीं चाहिए था। आप उसमें रह के बहुत कुछ कर सकते थे, हो सकता है कर सकते थे, लेकिन हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सकते थे। तो सर, अभी आपने बात की कि मतलब बहुत से आईएएस अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, आईएएस की नौकरी छोड़ देते हैं, और अभी एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने, प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट भी पब्लिश की है कि एक बाढ़ सी आ गई है, आईएएस अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं, वीआरएस ले रहे हैं। तो इस पे क्या स्टैंड लेते हैं, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा शेयर करिए, इनसाइट करिए। देखिए, ये तो एक सिस्टम के ऊपर सवाल तो खड़ा ही कर रहा है। बिल्कुल। और नौकरी छोड़ रहे हैं, छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसे लोग, आपका भी ये परसेप्शन है कि ज़्यादातर लोग नौकरी छोड़ रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल स्पेस में जगह बनाएंगे या कुछ करेंगे। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि लोग नौकरी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि लोग सोचना चाहते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप उस मकाम तक पहुँचे हैं, तो क्या ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें? क्या इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपनी नौकरी से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें? अगर आप ही कहते हैं, अभी आप करप्शन की बात कर रहे थे, वहाँ आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको बाबू की परमिशन चाहिए, आपको विदेश यात्रा करनी है तो आपको एक लंबी चौड़ी परमिशन चाहिए। तो आदमी जो है ना, वो फ्रीडम पसंद है। आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको फ्रीडम चाहिए या आपको वो नौकरी चाहिए, और उस नौकरी में भी झूठी शान शौकत है। लोग आपके पास आते हैं, किस लिए आते हैं? सिर्फ अपने काम के लिए। ये 20 सालों में ना, आपसे लोग वही मिलते हैं जो आपसे काम करवाना चाहते हैं। आप मर रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि साहब हमारा ये काम कर दीजिए। और सिस्टम में कोई ऐसा भाईचारा रहा नहीं है। सिस्टम ऐसा है कि आप मर जाएंगे, और जैसे ही आपके मरने की खबर आएगी, दूसरा आदमी टेक ओवर कर लेगा। इतना इनह्यूमन सिस्टम है, इतना अनइमोशनल है। तो इस वर्किंग कंडीशन में कौन काम करना चाहेगा? लेकिन मैं आपके सवाल को यह भी पूरा कर देता हूं। एक तरफ तो बाढ़ आ रही है, आपने जैसा कहा कि लोग वीआरएस ले रहे हैं। आप दूसरे नज़रिए को भी देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी के बाद एक्सटेंशन मिल रहा है। लोग 7-7 साल तक एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं। एक यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में पिछले 7-8-10 साल से कोई रेगुलर आदमी उसका सीईओ हुआ ही नहीं है। जितने लोग नौकरी में रिटायर होने के बाद लोगों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो आप सवाल ये क्यों नहीं उठाते हैं कि उनको एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है? आपको तो ये कहना चाहिए कि हमारे जैसे लोग नालायक हैं और वो लायक हैं। बताइए आप। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग नौकरी छोड़ रहे हैं वो सब नालायक हैं। आदमी क्या करता है? अपने नालायक लड़के को कहता है कि निकल जा बेटा, तू ही घर छोड़ दे इससे पहले कि मैं निकालूं। और जो लायक बेटे हैं उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। तो आपको तो ये पूछना चाहिए कि लायक बेटा होने के लिए क्या चीजें जरूरी है। मैं पूछ लेता हूँ, लायक बेटा होने के लिए क्या जरूरत होती है? लायक बेटा होने के लिए सिर्फ एक जरूरत होती है कि आपको गांधारी बन के जीना पड़ता है। आपको कोई भी लायक जो अफसर है जिसको एक्सटेंशन मिल रहा है, वो गंधारी की भूमिका में है।
उसको कोई मतलब नहीं है कौन फाइल सामने रखी है, इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। वो तो बस उसके कान में लोग कहते हैं, वो बस साइन करता चला जाता है। तो ये जो लायक बेटे हैं ये सब गंधारी के रोल में हैं, और सिस्टम गंधारी को पसंद कर रहा है, और नेता भी पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए एक्सटेंशन मिलता चला जा रहा है। और हम लोग जैसे लोग नालायक हैं, जो किसी लायक है नहीं। तो अब सर वीआरएस के बाद क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं, क्या योजना है आपकी? आप अपनी जिंदगी जिएंगे कुछ? पहले तो ये देख रहे हैं कि ये जो पंख हैं इनमें उड़ने की अभी क्षमता बाकी है कि नहीं। तो वो क्षमता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि 22-23 साल से ना उड़ने से, पिंजड़े में कैद होने से ना चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जंग उतार रहे हैं। जंग उतार रहे हैं, सोच रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं इस देश की। ठीक बात। क्योंकि हमारी आस्था तो देखिए देश में है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है। हमारे लिए वो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री रहेगा। मैं नाम किसी का लेता नहीं, और अच्छे ब्यूरोक्रेट कभी भी किसी नेता का नाम नहीं लेते, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है। हमको अपने देश से फ़र्क पड़ता है। उसके रास्ते में जो भी बाधा आएगी उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक बात है। सर लास्ट एपिसोड में एक बात आपने और कही थी कि ट्रेनिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस में ही आईएएस को अहम आ जाता है, मैं की फीलिंग आ जाती है। तो दो चीजें, क्या आप उस मैं से अछूते रहे? नहीं रहे। और क्या नौकरी छोड़ने के बाद वो अहम चला जाता है? तीसरी चीज, क्या आपको कुछ फ्लॉस ट्रेनिंग में और सिलेक्शन प्रोसेस में दिखते हैं, और उनके क्या स्पेसिफिक सॉल्यूशंस आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, अहम तो पैदा करने वाले लोग जो होते हैं वो जनता ही होती है, और वो जनता जिसका आपसे काम है। मैंने आपसे कहा जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं वैसे ही कोई ना कोई आदमी आता है, कहेगा साहब आपसे पहले तो अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा अफसर आया था। तो अहम लोग पैदा वो करते हैं जिनका आपसे काम होता है। और कोई भी आदमी शुरुआती दौर में, क्योंकि आदमी इमेच्योर होता है, यंग होता है, तो इससे अछूता नहीं रह जाता, एक ह्यूमन नेचर होता है। तो दूसरा प्रश्न जो आपका ये है कि अहम क्या जी जी क्या आईएएस की नौकरी के साथ वो अहम वहीं छूट गया? देखिए, ये जो सत्ता का खेल है या पावर का जो खेल है, ये एडिक्शन है। तो एडिक्शन और दुनिया का सबसे बड़ा नशा जो है वो पावर है, सत्ता है। तो वो जब नौकरी आप छोड़ते हैं तो वो एक नशा छोड़ने के आफ्टर इफेक्ट, हर एक नशा जब आप छोड़ते हैं तो आफ्टर इफेक्ट होता है। तो आफ्टर इफेक्ट तो रहता है, लेकिन यह है कि स्वतंत्र घूमने के अपना एक आनंद है। और पिंजड़े में रह के, अगर आप सोने के पिंजड़े में रह रहे हैं तो उसका कोई मतलब हमारी समझ में तो आता नहीं है। हमने उन लोग को भी देखा है जो जिन्होंने खूब पैसे कमाए हुए हैं। लेकिन देखिए, अब जो जनरेशन है इसका जीने का नज़रिया बदल रहा है। वो पैसा ही क्या जो हमारे काम ना आए, और वो दोस्ती क्या जो हमारे काम ना आए। ठीक बात। तो उस पैसे को हम लानत भेजते हैं, और उस दोस्त को भी लानत भेजते हैं जो हमारे काम ना आए। तमाम पैसे वाले लोग हैं, मारुति टूटी गाड़ी में घूम रहे हैं, और टूटी कुर्सी है, टूटा सोफा है घर में। तो ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। देखिए, ज़िंदगी तो आपको एक मिली है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से आप जीजिए। वो पैसा ही क्या जो आप खर्च ना कर पाएं। ठीक बात है। तो ये नंबर 2 का जो पैसा होता है ना, ये किसी काम नहीं आता, ये किसी काम नहीं आता। लोगों का एक भ्रम है कि हम जो हैं बहुत, हमारे पास पैसा है, लेकिन उस पैसे का यूज़ क्या है? देयर इज़ नो यूज़। और आज की तारीख में आप छोटी से छोटी चीज़ खरीदिए, आपका नाम हो जाता है।
वो बात थोड़ी ना रह गई कि आप टिकट किसी का था पहले और आप ट्रैवल कर लीजिए। ठीक बात। अब तो सारा ट्रैवल भी आपको अपने नाम पे ही करना है, सब कुछ ट्रेसेबल है। सब कुछ ट्रेसेबल है। तो अब वो पैसे का कोई आनंद नहीं है। लोग क्यों कमा रहे हैं ये आप हमारे सामने लोग लेकर आइए। मैं खुद ही ये जानना चाहता हूं कि वो इतने बेवकूफ़ हैं कैसे। या तो मतलब सिलेक्शन के टाइम में कोई गलती हुई है, इतना बेवकूफ़ आदमी ढूंढा गया है जो पैसे कमा भी रहा है और अपने लिए नहीं कमा रहा है और अपना मरा जा रहा है। तो आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, आप उसको ठीक से जीजिए। एंड वंस इज एनफ जैसे कहा जाता है। तो अब आप उसमें मरे चले जा रहे हैं कि हमारी अर्थी भी जो है साली वो सरकारी 4 चपरासी लेके जाएंगे। तो ज़िंदगी में साला 4 चपरासी के अलावा आपने कमाया क्या? अगर 4 दोस्त ना मिले अर्थी के लिए और आप सिस्टम के 4 चपरासी आपकी अर्थी लेके जा रहे हैं तो इट्स योर लाइफ इज़ यूजलेस। ट्रू। और आपने बात कही कि सिलेक्शन प्रोसेस की और ट्रेनिंग प्रोसेस की। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस पहले और अब में फ़र्क हो गया है। जैसे सिस्टम सिलेक्शन वाले भी ये जान गए हैं कि अब हमको गंधारी ही सिलेक्ट करनी है, तो वो शुरुआत से ये गंधारी टाइप की जो पर्सनालिटी वाले लोग हैं उन्हीं को सिलेक्ट कर रहे हैं। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें कोई ठीक आदमी है नहीं जो आपको ट्रेन कर सके। सब लोग आईएएस से डरते हैं या अफसरों से डरते हैं कि कल को ये हमारा हेड हो जाएगा। तो ये जो डर बना रखा है ना, इसकी वजह से कोई उनको ट्रेन तो करता नहीं। और उनमें ना जैसे लाल बहादुर शास्त्री वाले कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी एकेडमी है हमारी मसूरी में, तो वो ठीक ट्रेनिंग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अगर सिस्टम में ऐसे लोग आ रहे हैं तो ट्रेनिंग का भी पार्ट है और सिलेक्शन का भी पार्ट है। तो सरकारें भी ये सोचने लगी हैं कि ये वीआरएस लेने से अच्छा ये है कि गंधारी टाइप ये अफसर सेलेक्ट करो, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी कि इतने लोगों ने वीआरएस ले लिया। तो अब सब गंधारी टाइप के अफसर आ रहे हैं। और अब तो सरकार ने ट्रेनिंग को बिल्कुल ही प्राइवेटाइज कर दिया है। सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई है, कर्मयोगी। तो कर्मयोगी सिस्टम चल रहा है अपना, सब लोग आके ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये तो ज्ञान का अमृत काल है और एग्जीक्यूशन का शून्य काल है। एग्जीक्यूशन के नाम पे 0 और ज्ञान बांटो, गंधारी बने रहो, रील बनाओ, यही जो है अब काम रह गया है आपका। तो अब जैसे डीपी सिंह हैं, डीएम शाहजहांपुर, वो बैठे बैठे रील बना के समस्या सॉल्व कर दे रहे हैं। अरे भाई डीपी सिंह, तुम कोई शाहजहांपुर के पहले डीएम थोड़ी ना हो हिस्ट्री में। तुमसे पहले भी लोग आए जो फील्ड में जाके नहीं अगर कुछ कर पाए तो थोड़ा किसी आदमी को दिलासा ही दे पाए। यहाँ लोग आजकल वीडियो से पुलिस वाले डीएम बैठे बैठे समस्या सॉल्व कर दे रहे हैं। हमें तो डर है कहीं यूएस वाले इन लोग को बुला ना लें कि हमको भी बताओ आके कि ये समस्या जो है फील्ड की समस्या बैठे बैठे कैसे सॉल्व कर देते हो रील बना के। तो ये जो रील बना के समस्या सॉल्व की जा रही हैं, इसकी ट्रेनिंग शायद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में दी जाती होगी। तो हमारे ख्याल से तो सुभाष घई हैं या और भी हैं, बहुत सारे अच्छे फिल्मकार हैं, उनको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का डायरेक्टर बना देना चाहिए। जब आईएएस अफसर को रील ही बनानी है, अरे तो साली अच्छी रील बनाए ना, और पढ़ लिख के बनाएं, फिल्म मेकिंग समझें, अच्छी रील देखें कहाँ से बनती है, कौन सा कैमरा एंगल में अच्छी फ़ोटो आती है, वो अच्छे दिखेंगे, गरीब आदमी और गरीब दिखेगा। फिर कोई स्क्रिप्ट राइटर रखा जाए। ये सारी पोस्ट ख़त्म कर देनी चाहिए। ये जो है ना पीए हुई है कि इससे अच्छा एक पहले डीएम हो, डीएम के नीचे स्क्रिप्ट राइटर हो, स्टोरी टेलर हो।
इस तरह की पूरी बढ़िया फिल्म बनाओ यार। मतलब हम देखिए जो है ना, हम एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं अगर रीली बनानी है तो एक्सीलेंट बनाओ। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी का प्रिंसिपल किसी भी बढ़िया अनुराग कश्यप को बना लो, किसको बना लो। पसंद है अनुराग कश्यप आपको? भाई उनका नाम तो है, थोड़ी सी रियलिस्टिक बनाते हैं तो वो अच्छी रील बनाना बता देंगे ना डीएम एसएसपी को। सर यहाँ पर आखिरी प्रश्न आपसे कि क्या आप एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने की सोच रहे हैं? प्लीज कंफर्म इट। और अगर जाने की सोच रहे हैं और अगर आपको मौका मिले चूज करने का, तो आप किस पार्टी की टिकट चूज करेंगे? ये सब जवाब सुनने के बावजूद क्या आपको लगता है कि कोई आदमी हमको टिकट देगा? कोई दीवानों को टिकट देता है? और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स में आना ना आना की बात अलग है, लेकिन अगर आप हमसे ये पूछें कि एज अ पॉलिटिशियन कौन सी पार्टी सबसे अच्छी रहती है, हमको टिकट तो कोई नहीं देगा। क्योंकि लोग वहाँ पे तो सबके यहाँ जो है वो 1 मैन शो है या 2 मैन शो है, वही डिसाइड करते हैं। तो वो स्लेवरी कौन कर पाएगा? तो जब तक स्लेवरी है पॉलिटिक्स में, तब तक हमारे जैसे लोगों का तो आना नामुमकिन लग रहा है। और बार बार ये पब्लिक ये शो कर रही है कि पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है उसे लोग चाहिए अनंत सिंह जैसे। तो अगर वो डिसाइड कर रही है तो पब्लिक इज सुप्रीम, पढ़े लिखे लोग उसे नहीं चाहिए। अगर आप हमसे एक क्रिटिकल एनालिसिस ये कराएं कि कौन सी पार्टी में पॉलिटिशियन होना सबसे अच्छा रहता है, तो हमारे ख्याल से वो है कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस में आप पार्टी में रह सकते हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। भाजपा में तो ये है कि बीजेपी तो आपको नौकर बना के रख लेगी, रोज नए नए ऑर्डर ब्यूरोक्रेटिक निकालेगी मजिस्ट्रियल ऑर्डर की तरह कि आज आपकी ड्यूटी वहाँ लगी है, आज आपकी ड्यूटी यहाँ लगी है, आज आपकी ड्यूटी वहाँ लगी है। तो वो तो बहुत ही ख़राब टाइप की स्लेवरी है। और रीजनल पार्टी तो सब 1 मैन शो हैं, उनके कसीदे पढ़िए तो आप पार्टी में रहेंगे, नहीं पढ़िए तो आप पार्टी में नहीं रहेंगे। तो हमें नहीं लगता कि हमारे जैसे लोगों का कोई अभी जो पॉलिटिकल स्पेस है इसमें कोई जगह बन पा रही है। बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि जनता के क्वेश्चंस को आप तक पहुंचा पाए और आपकी बात को हम जनता तक पहुंचा पाए। धन्यवाद दर्शकों कि आपने ये एपिसोड आखिरी तक देखा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके लिए वर्थ वॉचिंग वीडियोस ला सकें। कृपया इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।